लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट सेकंड। और इस पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन के पार्ट टू में मतलब सॉरी त्रिभुज में क्या पढ़ना है। मतलब सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी ये जानना जरूरी है त्रिभुज कहते किसे हैं। फिर उसके बाद त्रिभुज के बारे में आपको जानना जरूरी होगा कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि त्रिभुज किसे कहते हैं तो आप सीधा बताएंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों मतलब समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे चतुर्भुज क्या होता है तो चार भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल और चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। जो पहला है और त्रिभुज कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर और आपसे जो एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मतलब इस पूरे समतली आकृति वाले चैप्टर में एग्जामिनर केवल दो ही चीज आपसे पूछेगा, या तो वो आपसे त्रिभुज का एरिया पूछेगा या त्रिभुज का परिमाप पूछेगा। इन दोनों के अलावा एग्जामिनर आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं मतलब ट्रायंगल क्या होता है। आप सीधा बताएंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई समतली आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, अगर देखिए ये आपका साइड वन हो गया, ये साइड टू हो गया और ये साइड थ्री, मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई समतली आकृति को त्रिभुज कहते हैं मतलब ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, अगर मतलब ये साइड ए बी, साइड ए सी और साइड बी सी, अगर मैं इसको बोलूं एंगल, तो अच्छा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मतलब दो भागों में त्रिभुज को बांट सकते हैं जिसमें पहला होता है भुजाओं के आधार पे और दूसरा होता है कोणों के आधार पे। और आपके एग्जाम के सिलेबस में केवल भुजाओं के आधार पे मतलब ये है ट्रायंगल। मैं जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उसमें आपको दोनों वे में बताऊंगा, मतलब भुजाओं के आधार पे भी और कोण के आधार पे भी। यहाँ आपको केवल तीन मतलब त्रिभुज तो वैसे 6 प्रकार के होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपको केवल 3 प्रकार के त्रिभुज का अध्ययन करना पड़ेगा। जिसमें आपका होता है पहला त्रिभुज, ये हो गया। इस त्रिभुज में देखिए जो बता रहा हूं बेसिक इंफॉर्मेशन पहले आप लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके हम लोग समझेंगे क्या है। तो पहला है, अगर त्रिभुज का जो पहला प्रकार है ये हो जाता है समबाहु त्रिभुज। पहला क्या है, त्रिभुज के प्रकार में मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार जो होता है, जो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। सर ये क्या होता है, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपसे एग्जामिनर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक, आइए देखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। जैसे इस शब्द से ही लग रहा है समबाहु मतलब समान बाहु, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं जिसको जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि अगर आपका तीनों साइड इक्वल हो मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बोलूं ए बी और सी, मतलब तीनों साइड और तीनों कोण इक्वल हो तो वही होता है आपका समित समबाहु त्रिभुज। मतलब सर तीनों भुजा बराबर, अगर ये ए भुजा है, ए भी भुजा ए हो और ए भी भुजा ए ही हो, इस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब इस त्रिभुज को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब आइए देखते हैं अब इस समबाहु त्रिभुज में क्या आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। उसकी मतलब वो आपसे क्या पूछेगा, केवल दो ही चीज पूछेगा। किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज में इस पूरे समतलीय आकृति में एग्जामिनर या आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो होगा केवल दो ही बेसिस पे होगा, या तो वो आपसे एरिया पूछेगा या वो आपसे पेरीमीटर पूछेगा। मतलब सर या एग्जामिनर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा या आपसे परिमाप पूछेगा। तो आइए देखते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है। सर क्षेत्रफल क्या होगा,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया। ठीक है। अब एग्जामिनर क्या पूछे, मतलब सर ये भुजा क्या है? भुजा, तीनों भुजा तो इक्वल होगा ना। मतलब सर समबाहु की अगर बात कर रहे हैं तो तीनों भुजा इक्वल, तो अगर भुजा ए ए मतलब तीनों भुजा इक्वल है समबाहु। अब इसमें आपसे क्या पूछ सकता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है सर? पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप, मतलब समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो आपका क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। देखो मैं आपसे क्या बताया था, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको मतलब परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में कल की क्लास में, क्लास डे फर्स्ट जो था मेंस्ट्रुएशन का, उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि एरिया को कैसे काउंट करते हैं और परिमाप को कैसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका परिमाप हो जाएगा, मतलब जो ये वाला एरिया है, मतलब ये वाला आपका जो पेरीमीटर, मतलब ये ए प्लस ए प्लस ए, मतलब ए प्लस ए प्लस ए, मतलब चार जो तीनों भुजाएं उनका जोड़ दीजिए तो आपका पेरीमीटर मिलता है। तो ए प्लस ए करेंगे तो 3 ए हो जाएगा ना। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो होगा 3 × ए। 3 × भुजा, ए मीन्स भुजा, तो यहां आप लिख सकते हैं ऐसा 3 × साइड। हुआ आपका क्लियर? बोलेंगे जी सर हुआ क्लियर। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्या है आपका, कौन सा त्रिभुज होगा नेक्स्ट। अब आइए देखते हैं इसको। त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, बता चुका हूं ऑलरेडी में। पहला है समबाहु त्रिभुज, सेकंड होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइए अब इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि सर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई त्रिभुज मैं बनाऊं, ये जैसा कि इसके वर्ड से ही लग रहा है, आइसोसेलेस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ट्राइंगल। आइए देखते हैं इसको। अब ये क्या होता है सर, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ए बी एंड सी। सर जिसकी तीनों भुजाएं समान, मतलब सॉरी समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। अगर ये भुजा और ये भुजा इक्वल हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब अगर इसको भुजा ए माने, इसको भुजा बी, सॉरी ए और इसको बी, ठीक। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इसको, ये क्या हो जाएगा आपका? हाइट एच। ठीक। अब एग्जामिनर क्या आपसे पूछ सकता है? किसी समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है, देखिएगा, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होगा? बोलेंगे सर हाफ बेस इंटू हाइट। आपसे एग्जाम में बेस दे देगा और हाइट दे देगा और आपसे एरिया पूछेगा। अब बताइए व्हेन हाइट वाज नॉट नोन, जब आपको एग्जामिनर हाइट ना दे तब क्या करेंगे? उसका भी एरिया क्या है? व्हेन, यहां लिख लीजिए व्हेन, आइए अब देखिए, ये तो एरिया का फॉर्मूला आपका हो गया जब आपके पास हाइट हो। अब लिख लीजिए हिंदी में लिखिए, चाहे हिंदी में इंग्लिश में, जब हाइट ना पता हो। जब हाइट ना पता हो। अब आइए देखते हैं तब इसका फॉर्मूला क्या होगा। आप तुरंत बोलेंगे सर जब हाइट ना पता हो तो एरिया होता है b/4 √4a² - ठीक है। ये होता है एरिया का, मतलब जब समद्विबाहु त्रिभुज में आपका
हाइट है, जैसे ये बीच का हाइट दे देगा तो ये वाला फॉर्म वो आपको क्वेश्चन में देगा कि हाइट ये है, बेस इसका ये, तब उसका एरिया बताइए। और जब आपको बोलेगा दोनों भुजाएं समान है, वो सीधा बोलेगा किसी समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा इतना है तो और दूसरी भुजा इतना है, तो उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब हाइट ना दिया हो, जब दोनों भुजाएं आपको दे दिया हो। अब आइए, अगर पेरीमीटर पूछे तो क्या करेंगे? तो परिमाप। अब परिमाप के लिए रटिए मत आप, कॉन्सेप्ट पकड़िए सर। परिमाप मतलब जितनी भुजाएं हो सबको आपस में जोड़ दीजिए, उनकी भुजाओं को जोड़ने पे परिमाप मिलता है। मिलता है, बताया था। तो परिमाप अगर a+a+b मतलब a+a+b मतलब 2a+b हो जाएगा परिमाप। तो मतलब पेरीमीटर मीन्स परिमाप बराबर 2a+b। बताइए कोई समस्या? क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर हुआ क्लियर। आइए अब देखते हैं। अब थर्ड नंबर डालिए आप। अब क्या डालेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सर ये विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? स्केलन ट्राइएंगल क्या होता है? अच्छा बताइए, विषम बाहु मतलब भुजा इक्वल ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो आइए देखते हैं सर ये विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। अब इसको देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सर ये विषम बाहु त्रिभुज, ये देखिए ये होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ए बी सी, मतलब सर इसकी तीनों भुजाएं अलग हो, ये भुजा ए हो जाए, ये भुजा बी हो जाए, ये भुजा सी हो जाए, तो ये आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा, मतलब स्केलन ट्राइएंगल होगा। इसको लिख लीजिए, स्केलन ट्राइएंगल। आइए अब देखते हैं। अब इसके बारे में इसका एरिया जानेंगे और परिमाप, ठीक है, मतलब पेरीमीटर। चलिए, किसी भी विषम बाहु त्रिभुज, देखिए एग्जाम में इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि त्रिभुज में हमेशा या तो वो आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया पूछेगा या आपसे विषम बाहु त्रिभुज का एरिया पूछेगा। मे बी इस मतलब त्रिभुज में विषम बाहु त्रिभुज का एरिया एग्जाम में कैलकुलेशन जब आपको कराना होता है तभी पूछता, नहीं तो शॉर्ट में सीधा या तो समद्विबाहु पूछेगा या से समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल बराबर, मतलब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सर ये एस क्या होता है? ए बी सी इस विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस है आपका एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कोई समस्या नहीं? अब बताइए आप कि अगर रुक जाइए, अगर मैं इसको हाइट काउंट कर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अब बताइएगा यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको अगर हाइट h मान लूं, अब बताइए आप कि इसका एरिया क्या होगा। ठीक, आइए देखते हैं। अगर इसका एरिया आपको पता कर, जब हाइट दिया हो तो एरिया बराबर हाफ ए इंटू एच। ठीक, आप इसको लिख
जो एक्स्ट्रा एरिया मैं बता रहा हूँ, किसी किसी में इसमें विषम बाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में मैं आपको दो एरिया बताया हूं, तो दोनों एरिया को याद कर लीजिए, लिख के याद करिए। अभी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब अगर इसका आपसे परिमाप पूछे तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्राइंगल आप लिख लीजिए कि परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज। चार चार भुजाओं से घिरी हुई समतली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब सर कि चार भुजा। आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका। चलिए देखिए, ये चार भुजाओं से घिरा हुआ आकृति है आपका, ठीक है। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी और इसको सी, इसको डी। सर ये चतुर्भुज है क्योंकि इसमें चार भुजा है, मतलब क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रा मतलब फोर होता है, ठीक। अब ये जानना जरूरी है कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं और दो उसके सब्स्टिट्यूट होते हैं। मतलब सर ये क्या आप बता रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बाबा कि जो चतुर्भुज होता है वो एक होता है वर्ग, एक होता है रेक्टेंगल। मतलब सर स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है, आयत और वर्ग। आइए देखते हैं सबसे पहले चतुर्भुज। आप यहां हेडिंग डालिए और इसके टाइप जानेंगे और उसके एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल। चलिए देखिएगा यहाँ पे, समझिए आप चीजों को। चलिए, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे मोटे में इसको हेडिंग आप डाल लीजिए हैशटैग करके। चलिए, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना है हमको। पहला आपका होता है स्क्वायर, तो वर्ग। सर ये वर्ग क्या होता है बाबा? वर्ग मतलब होता है, आइए बताता हूं। वर्ग मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब स्क्वायर फॉर्म में हो। ये आपका वर्ग। आइए देखते हैं। सर ये वर्ग है मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसमें भी मुझे एक ही बात सीखना है आपसे कि सर जिसकी चारों भुजाएं बराबर, मतलब ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये बराबर ये, मतलब अब इसमें भी आपसे केवल दो चीज पूछेगा, या आपसे वो पेरीमीटर पूछेगा या आपसे एरिया पूछेगा। साथ ही साथ में भी संभावना है कि वो आपसे डायगोनल पूछ ले। और वो अगर कि ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? विकर्ण। मतलब ये होता है आपका विकर्ण, ठीक है। विकर्ण कितने होते हैं किसी भी स्क्वायर या चतुर्भुज में? बोलेंगे किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आया था कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? आप बोलेंगे सर किसी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं। ये होता है विकर्ण, इससे बोलता हूं ट्राइगोनल, इसका हिंदी होता है, सॉरी इंग्लिश होता है। ये हो गया विकर्ण D1 और ये हो गया विकर्ण D2। कोई समस्या? नो सर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बताएंगे आप? तुरंत बोलेंगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर भुजा का वर्ग, मतलब स्क्वायर ऑफ साइड, साइड का स्क्वायर। या अगर मैं इसको भुजा और ए का स्क्वायर। अब चलिए, अगर कभी आपसे वेन साइड आर नॉट नोन, जब आपको भुजा ना पता हो तो एग्जामिनर आपको क्या दे देगा? डायगोनल दे देगा। और ये डायगोनल दे के आपसे एरिया पूछेगा। मतलब सर लिख लीजिए, वेन
साइड आर नॉट नोन। जब भुजा ना पता हो तब किसी भी वर्ग का एरिया कैसे निकालते, एग्जाम में आया हुआ, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है। एरिया बराबर डी स्क्वायर अपॉन, मतलब डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। सर ये हुआ एरिया। अगर मैं यहां से, डायगोनल क्या हो जाएगा बताइए, अगर भुजा ए और ये है, मतलब इसको इस, देखिए किसी भी स्क्वायर, अब आपको डायगोनल निकालना बता दो कैसे निकालते हैं डायगोनल। अगर इस पार्ट को मैं पूरा उठा लूं यहां से, देखिए देखिएगा, मैं इस पूरे पार्ट के स्क्वायर को उठा लिया, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, और ये आपका डायगोनल है। यहां पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का वर्ग की चारों एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका डायगोनल हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, और फाइनली आपका डायगोनल हो जाएगा ए रूट 2। तो बाबा यहां पे मैं डायगोनल डी बराबर ए रूट 2 लिख दूं तो कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। क्यों? क्योंकि आपने डायगोनल निकालना यहां पे प्रूव कर दिया कि किसी भी स्क्वायर या वर्ग का डायगोनल कैसे निकालते हैं। हुआ क्लियर? जी सर हो गया क्लियर। अब आइए देखते हैं, ये हुआ एरिया व्हेन, अब इसमें पेरीमीटर भी आएगा आपका। आइए इसको देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। मतलब सर परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या किसी वर्ग का परिमाप होता है। चारों भुजा जोड़िए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4a, 4 इंटू साइड, ठीक है। आइए हुआ क्लियर? अब आइए, अब हम लोग देखेंगे सर रेक्टेंगल क्या होता है, आयत। और आपसे एग्जाम में स्क्वायर से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इसके इस फार्मूले के आगे कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। और ये बेसिक फार्मूला है जो आप क्लास 6, 7, 8 और 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है, आयत। रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे। अभी एक बात मैं आपको और बताऊंगा, पहले मैं आपको आयत के बारे में बता दूं। ये है आपका आयत, ठीक है। आयत का डिफिनीशन ये होता है, ऐसा शेप, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का ऐसा शेप, ऐसा आकार जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, वो होता है आपका आयत। मतलब सर अगर मैं इसको ए बी सी और डी मान लूं, अभी भी मैं आपको बोला हूं आयत मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो। अगर ये भुजा ए है, ठीक है, और ये भुजा भी ए हो जाएगा। अगर ये भुजा बी है, ये भी भुजा बी हो जाएगा। या अगर मैं इस ए की जगह एल मान लूं तो लेंथ हो जाएगा ये आपका, और ज्यादा बेटर होगा आप एल मान लीजिए, ठीक है। भाई आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। बोलेंगे जी सर समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री का एंगल भी हो। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, केवल दो चीज, और वो दोनों चीज क्या पूछ सकता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। या तो वो आपसे एरिया पूछेगा, या तो वो आपसे पेरीमीटर पूछेगा, या डायगोनल देके एरिया पूछ लेगा, बस और कुछ नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। उसकी औकात यहीं तक है कि वो आपसे या तो एरिया पूछेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका डायगोनल, ठीक।
किसी भी चतुर्भुज में कितने डायगोनल बन सकते हैं? बोलेंगे सर 2। अगर मैं इसको D1 मान लूं, इसको D2, मतलब डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो मैं क्या बताया था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर आयत का क्षेत्रफल होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब सर लंबाई गुणे चौड़ाई। बताता हूं, आइए। अगर आपसे किसी भी आयत का पेरीमीटर पूछे तो क्या बताएंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब सर परिमाप, आयत का परिमाप होता है। देखिए मैं क्या, चार भुजा जोड़ी है, L प्लस L 2L, B प्लस B 2B। रटिए मत परिमाप को। बोलेंगे सर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 लंबाई धन चौड़ाई। किसी भी आयत का पेरीमीटर यही होता है। अब या तो एग्जामिनर आपसे पूछे कोई आयत शेप दे देगा, बोलेगा इस आयत का डायगोनल बताइए, तो विकर्ण आप क्या बताएंगे? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो वो हो जाएगा बाबा D बराबर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। चीजें क्लियर हैं और चीजें समझ में भी आ रही हैं। अब आइए देखते हैं। हाँ, अब मैं आयस के का एक छोटा भाई होता है और उसको बोलते हैं रोम्बस। ये क्या होता है सर? आइए उसको पहले जानते हैं कि सर सॉरी सॉरी, वर्ग का एक छोटा भाई होता है और एक आयत का छोटा भाई होता है। सर इन दोनों में डिफरेंट क्या है? सर वर्ग का जो छोटा भाई होता है उसको बोलते हैं समचतुर्भुज, और जो आयत का छोटा भाई होता है उसे बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। सर दोनों में डिफरेंट क्या है? आइए जानते हैं। समचतुर्भुज में कि देखिए समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन बाबा चारों भुजाएं बराबर तो रहेंगी, लेकिन जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं रहेगा। और वर्ग में एंगल 90 डिग्री होता है। बस यही डिफरेंट है आपका समचतुर्भुज में, तो रोम्बस में। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? सर इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये आयत का छोटा भाई होता है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर रहेंगी, लेकिन और डिग्री मतलब कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं रहेगा। यही होता है समानांतर चतुर्भुज। आइए देखते हैं कि रोम्बस क्या होता है। इसे वर्ग का ही पार्ट बोल सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे रोम्बस। रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज। आइए देखते हैं ये क्या होता है। अब देखिए इसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर इस फिगर में, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसके बोलते हैं समचतुर्भुज। और ये एक प्रकार का वर्ग ही तो हुआ जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हुई। अब सर अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, इसके डायगोनल्स को मिला दिया जाए, कोई समस्या? अब इसका एरिया क्या होगा? और इसको अगर थीटा मान लिया जाए तो कोई समस्या? सर अब इसको थीटा मान लीजिए। अब एक बात हमको आप बताइएगा, अगर मैं इसको डायगोनल D1 और इसको डायगोनल D2 बोल दूं, तो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं H, और अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा पूरा।
एच यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तब एरिया क्या होगा आप अभी बताइए। सीधा सीधा बोलेंगे एरिया जो हो जाएगा आपका समचतुर्भुज का, सीधा मतलब अगर भुजा आपको चारों भुजा समान रहेंगी, ए भी ए भी ए और ए भी ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्ग की अगर चारों भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन दोनों में केवल एक डिफरेंट होता है, वर्ग 90 डिग्री होता है, समचतुर्भुज 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसका एरिया हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन थीटा। और जब आपको हाइट दिया हो या डायगोनल पता हो तब एरिया क्या होगा सदा, बस आंख मूंद के एक फॉर्मूला आपको सीधा, आप एरिया अगर समचतुर्भुज का एरिया पूछे अगर आपको डायगोनल दे दे, सीधा हाफ d1 इंटू डी टू, डायगोनल d1 इंटू डायगोनल d2, यही आपका एरिया होता है। और पेरीमीटर चाहे आपसे रोम्बस का पूछे चाहे स्क्वायर का पूछे, दोनों का वही होता है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस मतलब समचतुर्भुज का पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4a, मतलब परिमाप क्या हो जाएगा 4a। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4a। अब आइए यहां देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। सर ये पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज आयत का छोटा भाई होता है, मतलब रेक्टेंगल। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। आइए देखते हैं इसके बारे में, पता करते हैं क्या होता है। अगर ये आयत का छोटा भाई है तो आप इसको कह सकते हैं कि सर इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी, मतलब इस फॉर्म में हो, ये देखिए। और इसको और एक्सपेंड अगर आइए देखिए, ये आपका क्या है, बोलेंगे सर ये समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी, ठीक है। मतलब अगर इस भुजा को मैं L मान लूं और इसको B मान लूं, और तो L सॉरी सॉरी अगर ये L होगा तो ये भी L हो जाएगा, अगर ये B होगा तो ये भी होगा। बट समांतर चतुर्भुज और आयत में एक डिफरेंट है, दोनों की आमने मतलब एंगल जो होता है आयत में 90 डिग्री होता है और समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री नहीं होता है, भुजाएं वही होती हैं। आइए अब देखते हैं, अगर मैं इसको ए और बी के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए अभी ये आपका पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसको ए मानूं तो ये भी हो जाएगा, अगर इसको बी मानूं तो ये भी बी हो जाएगा, क्लियर। और ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो जाएगा। बाबा अगर आज मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये क्या हो जाएगा, हाइट। अब मैं आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछूं तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वह होता है ए इंटू बी साइन थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। एंगल दे देगा तब आपका एरिया, या जब आपको कोण ना दिया हो तब किसी भी समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालें, जब एंगल ना पता हो और हाइट दिया हो। व्हेन हाइट इज नोन, जब हाइट पता हो तब उसका एरिया क्या होगा, तुरंत बोलेंगे सर एरिया हो जाएगा b इंटू एच, मतलब इस b में h का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पैरेललोग्राम का मुझे एरिया पता हो जाएगा। अब देखिए इसका पेरीमीटर आप क्या बताएंगे, एक बार में तुरंत इसका पेरीमीटर बता दीजिए। जो बाबा समांतर आयत का पेरीमीटर होता है वही समांतर चतुर्भुज का पेरीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और
सर आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर उसका पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ है तो समांतर चतुर्भुज का भी पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ ही होगा। अब हम लोग एक इसमें इस चतुर्भुज में एक और फिगर मतलब एक और टाइप होता है, उसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। मतलब सर ट्रेपेजियम उसे बोलते हैं। ये क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। आइए देखते हैं उसके बारे में। एक फिगर है आपके पास समलंब चतुर्भुज का, ये रहा। देख रहे हैं ये फिगर है आपका समलंब चतुर्भुज का। अब इसके बारे में जानेंगे किस ट्रेपेजियम क्या होता है। अगर मैं इसको ए मान लूं, बस में एक ही डायरेक्ट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, इसको डी मानूं तो कोई समस्या। अब इसका सीधा एरिया पूछेगा, सीधा और सीधा। हन मैं मुझे लग रहा है 90% समलंब पे क्वेश्चन आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि 2D और 3D से मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो संभावना है कि ट्रेपेजियम पूछ ले, क्योंकि पूछा प्रीवियस एग्जाम में समलंब पे आया था। 2 साल पहले वाले एग्जाम में आप पेपर उठा के देखेंगे तो समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसमें सीधा सीधा आपसे एरिया पूछा था। अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो तुरंत आप एरिया बोलते सर हाफ, और जो भुजा है ए और बी। अगर मैं यहां से हाइट ड्रॉ कर दूं एच, कोई समस्या? नो सर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच। इसको रट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में से पे क्वेश्चन आ सकते हैं या आएगा। ये सोच के चलिए आएगा ही आएगा। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे पंचभुज, पेंटागन और हेक्सागन के समषष्टभुज के बारे में। तो अब आइए देखते हैं कि पंचभुज पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं इसको, इस फॉर्मूले, इस एरिया के फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। मे बी आपके एग्जाम में इसी फॉर्मूले पे इस बार क्वेश्चन बन जाए। 2 साल पहले पूछा था, इस बार इस पे संभावनाएं हैं। इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए इसको। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, आइए देखते हैं पेंटागन क्या होता है। ये हुआ आपका पेंटागन। मतलब आइए पहले लिख ले इसके बारे में कुछ। पेंटागन, पंचभुज, इस पे भी क्वेश्चन या में आप जान लीजिए 1 से 2 बार इस पे क्वेश्चन आया है। और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बनेगा मिलेगा आपको, उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब हम लोग जाएंगे एरिया ऑफ पेंटागन, मतलब जिसकी पांचों भुजाएं बराबर, ए ए और ए और, मतलब अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, इसको डी मानूं और इसको ए, कोई समस्या? ये देखते हैं एरिया ऑफ पेंटागन क्या होता है। तुरंत आप बोलेंगे सर एरिया ऑफ पेंटागन सीधा 4 + √3 अपॉन 4। 2 से 3 बार आपके पॉलिटेक्निक और आईआईटी के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया था। 2 से 3 बार एरिया ऑफ पेंटागन डायरेक्ट पूछ लिया था। अब बताइए पेरीमीटर इसका क्या होगा। तुरंत बताएंगे सर पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए तो 5 है, मतलब पेरीमीटर। परिमाप क्या होगा पेंटागन का? 5 × ए। कोई समस्या? सर ठीक है, हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर। अब हम देखेंगे हेक्सागन।
अब हेक्सागोन के बारे में पता करना है, वो भी बहुत इजी है, बहुत ही इजी होता है हेक्सागोन। आइए जानते हैं कि हेक्सागोन क्या होता है। चलिए देखते हैं। हेक्सागोन का फिगर ये रहा आपका, जिसकी छह के छह भुजा इक्वल हो। अगर कोई आपसे पूछे कि हेक्सागोन कितने त्रिभुज से मिलके बना होता है, आप क्या बताएंगे? खुद से सोचिए कि कोई भी हेक्सागोन कितने त्रिभुजों से मिलकर बना होता है, या किस त्रिभुज से मिलकर हेक्सागोन का निर्माण होता है, आप क्या बताएंगे? खुद का मेंटल लेवल हाई करिए। कोई अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, या कोई आपके आसपास अगल बगल कोई पूछ रहा है, अगर कोई हेक्सागोन का फिगर है, वो कितने त्रिभुजों से मिलकर बना है, या किस त्रिभुज से मिलकर हेक्सागोन का निर्माण होता है, आप सीधा बताइएगा कि छह समद्विबाहु त्रिभुज को मिलाने पर एक हेक्सागोन बनता है। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको भुजा ए बी ए बी ए, भुजा साइड ए, अब मैं इसका नेम रखूं ए बी सी डी ई और एफ आई। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ हेक्सागोन, तो आप क्या बताएंगे? चलिए मैं पूछता हूं आपसे, एरिया ऑफ हेक्सागोन, आप हमें क्या बताएंगे? बाबा, छह समद्विबाहु त्रिभुज से मिलकर अगर एक हेक्सागोन का निर्माण होता है, तो 6 × √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइएंगल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रटना नहीं है कि बाबा अगर कोई हेक्सागोन का एरिया एग्जाम में पूछ ले, तो आप क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल कर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हेक्सागोन का एरिया आ जाएगा। तो बाबा सीधा लिखिए 6 × √3/4 भुजा का स्क्वायर। अगर आप इसको काटना चाहे 3 2, तो 3√3 भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ हेक्सागोन। अगर आपसे पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन पूछे, तो 6 के 6 भुजाओं को ऐड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। पेरीमीटर ऑफ, आप लोग पूरा लिखिएगा कि हेक्सागोन का परिमाप क्या हो जाएगा, 6a। अब आज 6 भुजाओं को जोड़िए, 6a हो गया। अब देखिए बच्चे, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए, आपको फॉर्मूला जानना जरूरी नहीं है, सबसे जब तक आप तो उस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका बेसिक मतलब वो फॉर्मूला कैसे उसको यूज करे। मतलब बेसिक मीन्स ये है आपका, आप आपको कोई फॉर्मूला दे दिया, अगर उस पर मैं 5 से 6 क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे लगातार करा दूं ना, तो वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो आप जितने भी फॉर्मूला उठाए, आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, सीधा तड़ा 2D के सारे क्वेश्चन कर डालिए। और देखिए, कुछ क्वेश्चनों की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। बोल देगा कोई खेत है, तो खेत आयताकार होता है, या वो बोलेगा किस कोई खेत वर्गाकार है, कोई खेत आयताकार है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो वो 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इतना उसका परिमाप है, वो सब देगा। तो इसमें आपकी कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे काम करेगा, किस कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो आइए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि अब देख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, तो स्क्वायर पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, और कल हम लोग धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया है आपको, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? बोलेंगे सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्ग का परिमाप जो होता है
वो होता है 4a। ठीक, जबकि एक्चुअल में आपको वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया है और 4a और बॉड चौक 48, मतलब सर a का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए। और अगर वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर पूछे तो सीधा आप एरिया निकालेंगे। वर्ग का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। आपके पास साइड क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आप 12 का स्क्वायर करेंगे और 12 बराबर में 144, और अगर सेंटीमीटर में इसका यूनिट दिया है तो जब आप एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? बोलेंगे जी सर। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, पेरीमीटर देके क्षेत्रफल पूछ लेगा और क्षेत्रफल देके पेरीमीटर पूछेगा, या आपसे क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का अनुपात देके पेरीमीटर का अनुपात पूछेगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका आप उठाए प्रैक्टिस से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, ये वाला क्वेश्चन। आइए पहले इसको करते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए यहां पे रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन आपका 2D में रेशियो का कॉन्सेप्ट 2D में काम करेगा। देखिएगा, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो कोई स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल, अगर पहला जो स्क्वायर है उसका एरिया A1 है और दूसरा स्क्वायर उसका एरिया A2 है और उसका अनुपात दिया है 5:4, मतलब 5/4। फिर बोल रहा है दोनों वर्गों के परिमापों का अनुपात। अब बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है? बोलेंगे दो वर्ग है, पहला वर्ग P1, दूसरा वर्ग P2। अगर मैं P1 का परिमाप बोलूं तो बोलेंगे सर 4a1, मतलब 4 इंटू भुजा, मतलब चारों भुजाओं का योग 4a2। मतलब ये A1 मतलब पहले ये क्या है वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग का परिमाप, तो 4 से 4 कटा, अब भुजा अनुपात हो जाएगा, मतलब A1:A2। जबकि एक्चुअल में एरिया का अनुपात इतना दिया है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है? बोले सर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा मतलब साइड, साइड को अगर पहले जो वर्ग है उसका साइड अगर मैं A1 मान लूं और दूसरी जो वर्ग है उसका साइड अगर मैं A2 मान लूं, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बराबर 5/4। हुआ क्लियर? जी सर। अब A1/A2 में अगर लिख दूं, A1/A2 बराबर रूट अंडर रूट 5/4, और एक्चुअल में A1/A2 को यही उठा के मैं यहां रख दूं तो बोलेंगे सर रूट 5/4, ये हो जाएगा रूट 5/2। परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर परिमापों का अनुपात जो होगा वह रूट 5/2 होगा। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में वो आपसे एक चेंज कर देगा, बोलेगा दो वर्गों के परिमापों का अनुपात इतना है, तो देन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा। बस यही वो आपको घुमाएगा, परिमापों का अनुपात दे के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात दे के परिमाप का अनुपात पूछेगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई ABCD का विकर्ण 10√2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल। आप सीधा एक वर्ग बना लीजिए, चलिए ये आपका स्क्वायर है। ठीक, अब इसमें और चीजें समझ में आएगी। अगर मैं इस वर्ग को बोलूं ABCD, ध्यान दीजिएगा, बोला BD विकर्ण है, अगर मैं इसको विकर्ण मान लू डायगोनल, क्या बोला 10√2। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। बोलेंगे सर साइड का स्क्वायर, और एक्चुअल में साइड आपको नहीं पता है। अगर मैं इसको साइड A मान लूं या इसको मैं, और पहले मैं आपको बेसिक बता और इसका डायरेक्ट फार्मूला बताया हूं। अगर एरिया पूछे और डायगोनल दिया हो, सीधा एक एरिया होता है आपका D²/2। ये फार्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं कॉन्सेप्ट में, और सीधा इसमें आप लिखिएगा D के प्लेस पे रख दीजिए 10√2 का होल स्क्वायर बटे 2। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 × 2
अपॉन 2, तो 2 से 2 कटेगा तो एरिया क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आइए कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। अगर मैं इसको ए मान लूँ, ए, और आपको ये पता है जो स्क्वायर होता है उसकी सारी चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ये 90, ये 90, ये 90। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँ, इस पार्ट को यहां से यहां से यहां निकालिए बाहर, निकालिए बाहर। बोलेंगे जी सर, बी सी डी, और ये 90 डिग्री, और ये हो गया 10√2। ठीक, अगर ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, तो आपको मैं पाइथागोरस प्रमेय बताऊं, कर्ण का स्क्वायर मतलब 10√2 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कोई समस्या? नो सर। अब ये हो जाए 10⁻100 इंटू 2 बराबर 2a²। 2 से 2 कटा, a² बराबर 100। तो बाबा यही तो a² बराबर 100, a बराबर 10। अगर ये 10 है, अगर ये 10 है, ये 10 है, अब आप बताइए एरिया पे स्क्वायर क्या हो जाए, भुजा का वर्ग। अगर भुजा का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर वहां भी है। अब आपको अगर फॉर्मूला ये एग्जाम में नहीं याद आया तो आप बेसिक आपको पता है कि अगर डायगोनल दिया हो तो भुजा कैसे निकालते हैं। अगर आपको भुजा पता है सीधा क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अब आपसे मिलते हैं और धुआंधार हम लोग केवल 2D का मेंसुरेशन का प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर आप भी सॉल्व करिएगा, मैं भी। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।